नमस्कार, सुप्रभात। नई सुबह, नई शुरुआत। और नई सुबह, नई शुरुआत केवल हमारे लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी। जी हां, मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आरजू। और आज हम बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की नई सुबह की करेंगे। नई सुबह हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और जनता ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कल नतीजे भी आ गए और नतीजों से साफ हो गया कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है वो सत्ता में वापसी कर रहा है। बड़ी बात है अनंत कि आंकड़े क्या बदले हैं 2014 के मुकाबले। अगर 2024 की हम बात करें, कहां पीडीपी बिल्कुल नीचे जाकर पहुंच गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उभरी है। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, 42 सीटें जीती हैं। अगर बात करें इस गठबंधन की तो कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस चुनाव में। उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। 2 सीटों पे आप जीते हैं तो क्या आप विड्रा करेंगे? अब मैं 2 सीटों पे तो रह नहीं सकता। काश रहने की इजाज़त होती, मैं दोनों को पकड़ के रखता, लेकिन इजाज़त नहीं है। एक सीट को तो मुझे छोड़ना ही होगा, वहाँ बाय इलेक्शन होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा सीट, और मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। साथियों से मशवरा करूँगा और मशवरा करने के बाद जब फैसला होगा मैं आपको सुना दूंगा। एक आखिरी सवाल और सर, चीफ मिनिस्टर की शपथ कब लेंगे? कौन? मैं नहीं ले रहा हूँ ना। फिलहाल इस तरह का फैसला लिया नहीं गया। आखिरकार अब ठीक है, ये चीज़ें जो है एक जमहूरी तरीके से होते हैं। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं कल ही पार्टी के सदर फारूक साहब से बात कर रहा था। हमने ये तय किया है, आने वाला कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद अलायंस की मीटिंग होगी। अलायंस अपना लीडर तय करे, उसके बाद राजभवन जाके हम हुकूमत बनाने का दावा करेंगे। एक हफ्ते के अंदर विदिन अ वीक देयर इज अ चांसेस दैट द गवर्नमेंट। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर पीडीपी का समर्थन ये सरकार में देर। अब फिलहाल तो इस पे हम कोई बात कर नहीं रहे हैं। और वैसे भी वहाँ से देयर हैज बीन नो अप्रोच मेड टू अस बाय द पीडीपी। वी हैव मेड नो अप्रोच टू देम. I think at the moment, given the results in the elections, which have been quite a setback to them, I can understand that there must be a lot of internal discussion going on. At some point in time, if a channel of communication opens, we'll sit down and talk to them. But it's not a priority for us at the moment. Okay, thank you, sir. Okay. तो उमर अब्दुल्ला को अभी आप सुन रहे थे। 2-3 अहम बातें उन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में खास तौर पर बोली। बहुत मुस्कुराकर उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव जो पार्टी है यानी कि विधायक दल की बैठक पहले बुलाई जाएगी और उसके बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, कल उनके पिता फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ही होंगे। और जहां तक सवाल है उनके 2 सीटों पर जीतने का, तो कौन सी सीट खाली करेंगे और किस पर कायम रहेंगे, इस सवाल का जवाब भी उन्होंने फिलहाल नहीं दिया है। तो ये नतीजे हैं जम्मू कश्मीर के जो आपके सामने हैं। आपको बताएं, 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा था। 49 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी, मैंने जैसा बताया आपको, पहली सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने 42 सीटें जीती। बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं और बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है, दूसरी सबसे बड़ी ताकत। पीडीपी के खाते में 9 सीटें आई, अदर्स के खाते पीडीपी के खाते में 3 सीटें और अदर्स के खाते में 9 सीटें गई हैं। और अगर हम बात करें वोट शेयर की, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलाकर 38% वोट मिले, बीजेपी को 26% और पीडीपी के खाते में 9% वोट आए हैं। तो इन आंकड़ों के जरिए आप जम्मू कश्मीर की सियासत का, इस चुनावी सियासत का पूरा गुणा गणित समझ सकते हैं। तो इस नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं कि ज्यादातर हिस्से में जम्मू कश्मीर के नीला रंग फहराया हुआ है। और नीला रंग किसका? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। शानदार प्रदर्शन इस गठबंधन ने किया है, उम्मीद से कहीं बढ़ चढ़कर इस गठबंधन ने प्रदर्शन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन तो ऐसा रहा जैसे पहला कभी नहीं रहा जम्मू कश्मीर में। ऐतिहासिक प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हालांकि कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह गई, लेकिन
अगर गठबंधन की हम बात करें तो सत्ता का रास्ता इस गठबंधन के लिए पूरी तरह साफ है। पूर्ण बहुमत के साथ ये गठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की कुछ और उलझने भी हैं, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला ने माफ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी बातचीत को लेकर उनसे कोई बातचीत का कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इस दिशा में बातचीत होगी। और जो विधायक दल की बैठक होने वाली है वो भी उन्होंने बताया कि वो भी 1-2 दिन में बुला ली जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा बाकी चीज़ों को लेकर। तो जम्मू कश्मीर का सूरत हाल अब आपके सामने है। तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की आशंकाएं चुनाव को लेकर थी। सबसे बड़ी आशंका तो ये थी कि जम्मू कश्मीर में लोग तंत्र के इस पर्व में लोग जो वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जब चुनाव हुए, 3 चरणों में चुनाव हुए और उन तीनों ही चरणों में शानदार वोटिंग प्रतिशत रहा और उसके बाद जो जनादेश आया वो भी शानदार जनादेश जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया। एक तरफा मामला, मतलब कोई कंफ्यूजन ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर की जनता में नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर अपने जनादेश में दिखाया कि वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं और पूर्ण बहुमत एक गठबंधन को उन्होंने दे दिया। अब जिम्मेदारी इस गठबंधन की है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करें। आरजू, बड़ी बात यह है आनंद कि लोग घरों से निकले, उन्होंने वोट किया। बॉर्डर एरिया पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर उम्मीद हालांकि कम लगाई गई थी कि लोग घरों से निकलेंगे। बॉर्डर एरिया की मैं खास तौर पर बात कर रही हूँ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी की गई थी, चुनाव आयोग ने इतनी तैयारियां की थी कि लोगों ने अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी खासी संख्या में वहां पर वोट किए हैं। और कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा देखने को मिला है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीता, अब वहां पर रिजल्ट तो आ ही चुका है, खैर चलिए नीता के पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और अब हम सीधे रुक कर सकते हैं, हमारी सहयोगी नीता शर्मा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से नीता जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। हम सीधे नीता से ही सवाल पूछते हैं। नीता, आज उमर अब्दुल्ला से ही सवाल पूछा गया कि सीएम कौन होगा। फारूक तो हालांकि अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बहुत सादगी के साथ इस सवाल को टाल दिया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। कब विधायक दल की बैठक होनी है, कब ये प्रोसीजर पूरा होगा? उमर को ही हम सुन रहे थे, वो कह रहे थी कल जो है पहले उनकी पार्टी की मीटिंग होगी और फिर जो है वो अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग होगी। कल मैंने जो कारा साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी ये बात पूछी थी, तो उनका कहना था कि दोनों अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर तय करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि आगे का रास्ता जम्मू कश्मीर सरकार के लिए इतना आसान नहीं होना है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो हक और जो पावर्स अभी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं, जिसमें पुलिस और लैंड और ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स भी शामिल है, इसके चलते कई बार देखने को मिलेगा कि हमें कई मुद्दों में इन दोनों के बीच में टकराव होगा। लेकिन ये बात तय है कि उमर अब्दुल्ला साहब ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उन्हीं का चेहरा लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगे और उन्हें बहुत ज़्यादा इस बार सीट्स मिली हैं, 42 सीट्स मिली हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने जो सीट्स के ऊपर जो कंटेस्ट किया था वो वैली की सीट्स थी। जो जम्मू का साइड था उन्होंने कांग्रेस को दे दिया था और कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में वो बहुत ही ख़राब रहा है। जितनी सीट्स वो लड़े उनमें से सिर्फ 6 सीट्स में उन्हें जो है जीत हासिल हुई है और उनमें से 5 सीट्स जो है वो कश्मीर की है, एक ही सीट जो है वो जम्मू रीजन की है, जम्मू डिवीज़न की है, बाकी उन्हें कोई सीट्स जो हैं वो हासिल नहीं। यही वजह है कि जब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो ज़्यादा है और एनसी का
कम है और कांग्रेस का कम है या पीडीपी का कम है, क्योंकि जम्मू इलाके में वोटिंग जो है एज कंपेयर टू द कश्मीर रीजन बहुत ज़्यादा होती है, 70-80% होती है। और हमने देखा था कि सेंट्रल कश्मीर में इस बार फिर से 2014 के मुकाबले में भी जो वोटिंग है वो कम हुई थी। नॉर्थ कश्मीर में भी हमने यही हाल देखा था और साउथ कश्मीर में भी। जी नीता, आपके पास आते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। सैयद जुनैद हाशमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा तरुण उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा जुनैद साहब आपका, और इस पूरे चुनाव के अंदर हम बात करें, पॉइंट वाइज अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो एससी फैक्टर था उसको लेकर जो एक बड़ा बीजेपी ने बड़ी बातें चुनाव प्रचार के दौरान कही, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीजेपी के इस परफॉर्मेंस के लिए? कहा ये एसटी फैक्टर, एससी फैक्टर, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट तो कोई बड़ा फैक्टर जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन शेड्यूल ट्राइब एक बहुत बड़ा फैक्टर जम्मू कश्मीर में जरूर था। पहाड़ी कबीला जो रजौरी पुंछ का है, जहां 8 सीटें थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया था, और उसके बाद उनको उम्मीद और तवक्का ये थी कि सिर्फ 8 नहीं बल्कि 11 के करीब वो सीटें हैं जहां पहाड़ी कबीला के लोग बहुत मजबूत हैं, और उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद ये उनके हक में वर्क करेगा और उन्हें वोट पड़ेगा। मगर रजौरी पुंछ के इलाके में 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और भारतीय जनता के सभी बड़े पहाड़ी नेता जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। उसमें स्वर्गीय मुश्ताक बुखारी चुनाव हार गए हैं, इकबाल मलिक चुनाव हार गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद चुनाव हार गए हैं। तो ये कंसोलिडेशन जो है, एक्यूट कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट्स का, ऐसा इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी देखने को नहीं मिला, और उसी एक्यूट कंसोलिडेशन का नतीजा है कि घाटी की 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी हुई है। जम्मू संभाग की भी इस 42 में से 7 सीटें जम्मू संभाग की हैं, 35 पर घाटी से चुनाव जीता है उन्होंने। तो जितनी भी ये सीटें जिन पर भारतीय जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है, मैक्सिमम इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी सीटें, केवल 2 सीटें, एक रामबन और दूसरी नौशेरा की 2 सीटें जो हिंदू मेजॉरिटी सीटें, जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition के लिए यही है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई बड़ा हिंदू चेहरा जो 29 के करीब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और 8 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू संभाग है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि जब उमर अब्दुल्ला अपनी कैबिनेट बनाते हैं, वो इस समीकरण को कैसे ठीक करते हैं, और जम्मू की एस्पिरेशंस को, पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए जो 8 डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है, कंसोलिडेटेड हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसको किस तरीके से उमर अब्दुल्ला एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तरुण जी, पीडीपी के साथ क्या हुआ? 28 से सीधा आकर 3 पर रुक गई, क्या लगता है? पीडीपी का हमें थोड़ा ये समझना लेना चाहिए कि पीडीपी का जो जन्म 1998 या 99 के करीब हुआ था, इफ आई नॉट रॉन्ग ऑन दिस अकाउंट, तो उसके बाद वो एक जमात उभर के आई थी, दैट वाज एन ऑल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद उसने 2002 में भी हुकूमत बनाई, 2014 में भी हुकूमत बनाई, पर उससे पहले उसने हुकूमत जो बनाई थी वो कांग्रेस के साथ बनाई थी। पर 2014 में जब उसने बीजेपी के साथ जो हुकूमत बनाई, तो उसके बाद फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया। तो 2014 ऑनवर्ड्स उसके ऊपर ये इल्जाम लगने लगे कि पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी को फर्स्ट टाइम इन गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में लाया था, क्योंकि उससे पहले बीजेपी हमेशा ऑपोजिशन का रोल प्ले करती थी, एक छोटी सी जमात थी, पर आफ्टर 2014 में जब उस पर 25 सीटें आ गई तो वो गवर्नेंस में भी आ गई। उसके बाद आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। तो उसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये एक तरह से, पहले भी उसके ऊपर इल्जाम ये लगते रहते थे कि वो बीजेपी की प्रॉपर पार्टी है, नॉट डायरेक्टली बी पार्टी बट प्रॉपर पार्टी है टू क्रिएट डिवीजन ऑफ द वोट्स इन द कश्मीर वैली, और एक ऑल्टरनेट तैयार किया गया है कोट एंड कोट सेंट्रल एजेंसीज को लेकर। तो ये उसके ऊपर जो एक बैच सा जो लग गया, उसके बाद जो अब जो इंतखाबात जो हुए, जो इलेक्शन जो हुए, दैट वाज सोनली कश्मीर घाटी में था बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द मोदी गवर्नमेंट, यानी कि पूरी की पूरी इंटायर कश्मीर वैली ग्रेविटेट हुई टुवर्ड्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट, इन माय सेंस,
mostly against the abrogation of Article 370 and Article 35A, जो कश्मीर में एक परसेप्शन है कि उनकी आइडेंटिटी, कोट एंड कोट आइडेंटिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब के पास ग्रेविटेट हुआ इंटायर पॉलिटिकल क्लाउड या वोटर्स जो हुए, और उसका खामियाजा पीडीपी को भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ी बात मैं एक सेकंड आपसे लूंगा, जो जुनेद मेरे कुलीग और जो मित्र भी हैं, कुलीग है, जो इंपॉर्टेंट बात कही, ये फर्स्ट टाइम इन 22 साल में होगा कि जम्मू रीजन जो है वो गवर्नेंस में नहीं होगा। 2002 ऑनवर्ड्स कश्मीर घाटी में हमेशा वोट डिवीजन होती थी बिटवीन पीडीपी एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके कारण क्या होता था कि जम्मू डिवीजन को एक लिवरेज मिल जाती थी टू बी ए पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। पहले उसका रोल अदा करती थी कांग्रेस, और उसके बाद वो रोल 2014 में अदा किया बीजेपी ने। पर अब 22 साल के बाद पहली बार होगा कि जम्मू सूबा मोस्टली हिंदू हार्टलैंड जो अब 29 सीट्स हुई है, उसका गवर्नेंस में कोई रोल नहीं होगा। तो अब प्री 2002 की सिचुएशन एक बार दोबारा जम्मू में उभर सकती है, जब नैरेटिव रहता था जम्मू वर्सेस आते हैं तरुण जी आपके पास। मैं यहाँ पे अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, बाकी और भी डिटेल्स होंगी, बारीकियां, उन पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो नतीजे आए हैं उनको ज़रा उनका विश्लेषण हम यहाँ पर करना चाहेंगे। ये जो SC सीटें हैं 7 की 7 बीजेपी के पास गईं, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? दूसरा, हिंदू डोमिनेटेड सीट्स के अंदर बीजेपी ने जो परचम फहराया है, इसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में जो SC रिजर्व सीट्स हैं 7, वो ज़्यादातर जम्मू संभाग में है। तो जम्मू में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने ऑलरेडी स्वीप किया है, तो उसका असर जरूर कहीं ना कहीं इन 7 SC रिजर्व सीटों पर भी है। यहाँ पर हिंदू डोमिनेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है इन 7 सीटों में अच्छा करने में कामयाब रही। अब जम्मू और कश्मीर को हम लोग कभी ना कभी 2 रीजन्स में बांटते हैं, या हमेशा हम लोग एनालाइज वैसे ही करते हैं कि भाई 47 सीटें कश्मीर में और 43 सीटें जम्मू में। लेकिन जम्मू में भी 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। ये 5 जिले हैं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, 2 और है पूंछ और राजौरी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कश्मीरी लेगेसी पार्टीज अच्छा करती है, तो बीजेपी का जो पोटेंशियल था अच्छा करने का वो इन 27 सीटों पर था जो हिंदू डोमिनेटेड जम्मू में पड़ती जी। अब यहां पर उसका मुकाबला किसके साथ था? उसका मुकाबला था कांग्रेस के साथ। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अलायंस के प्रोस्पेक्ट्स को पुल डाउन किया है, क्योंकि इन हिंदू डोमिनेटेड सीट्स में कांग्रेस पार्टी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इनफैक्ट एक तरह से उनका सफाया ही हुआ है। जो पहले एक टाइम पर जम्मू में कांग्रेस का अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेस्ट में जम्मू क्षेत्र में वो हराने में कामयाब रही है। और क्योंकि काफी पोलराइज्ड राज्य है अब ये, मुस्लिम मेजॉरिटी वैली और हिंदू डोमिनेटेड जम्मू, तो कहीं ना कहीं वोटर्स एक आशंका, एक चिंता यहाँ पर हमारे 2 जो वरिष्ठ पत्रकार थे अमिताभ जी, उन्होंने जाहिर की कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जम्मू गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होगा तो कैसे होगा? क्या आपको एक असंतुलन के तौर पर देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, जम्मू ने बीजेपी को इसलिए भी वोट किया कि भाई उन्हें लगा कि भाई जम्मू से पहली बार कोई सीएम बनेगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी जो सरकार बनाएगी, उसका ये दायित्व होगा, उसकी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कैसे पावर को बैलेंस करता है डिफरेंट रीजन्स के बीच में। हमने पहले देखा है कि जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं विभिन्न सरकारों में। तो एनसी कांग्रेस अलायंस जो है कहीं ना कहीं जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने के बारे में उन्हें सोचना ही पड़ेगा और देना भी पड़ेगा, मुझे लगता है। तभी जाकर के एक जो एक कटुता है कहीं ना कहीं कम होगी और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो पाएगा। विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, स्वागत है आपका विजय जी। लेकिन सवाल यही है कि जम्मू में तो बीजेपी ने अच्छा खासा परसेंटेज बढ़ाया है अपना, लेकिन कश्मीर को कैसे साधेंगे आप? जो अमिताभ जी भी बात कर रहे थे कि इस कटुता को कैसे खत्म करेंगे आगे? देखिए, आपने देखा होगा जिस तरह से 2019 के बाद में हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ किस तरह का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। एक सीट ऐसी थी जहाँ 80% तक मतदान हुआ है।
और इतना मतदान होना, इससे देश जीतता है, लोकतंत्र जीतता है, वहां के लोगों की जीत है, मतदाताओं की जीत है। तो मैं तो सबको ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वहां के मतदाताओं को कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इतने टाइम के बाद में अपने मत का प्रयोग किया। तो रही बात कटुता की, तो हमने सारे, हमारा तो एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ऐसा नहीं है जिस तरह से अभी आपके विश्लेषक बता रहे थे कि जहां मुस्लिम है, मुस्लिमों में भी जो बारामूला की एक सीट थी गुरेज, वहां मात्र 1100 कुछ सीटों से 1100 कुछ मतों से हारे हैं और वहां 98% मुस्लिम है। तो कटुता भी धीरे धीरे गई, वहां जो आतंकवाद था उसका भी हमने फन कुचलने का काम किया है, और वहां विकास का भी, पहले मात्र 14,000 करोड़ का विकास कार्य होते, हमने 80,000 करोड़ के आसपास वहां पे खर्च किए। और आपने देखा होगा जिस तरह से वहां दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन चिनाब नदी के ऊपर, वो भी आपने देखा होगा सारे। और हम किस तरह से वहां G20 का कामयाब, एक पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था, किस तरह से विदेशों में हमारे बारे में बात की जाती कि जम्मू कश्मीर में तो वहां पता नहीं कब कहां बम फट जाए। अब आप देखो कहां पत्थरबाजी है, गायब होगी पहले। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति के लिए जो ये प्रयास हुआ है। विजय जी, हम लगातार कुछ सवाल हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े जो हम लगातार उठा रहे हैं, और उनमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट की रनिंग स्मूथ रह पाएगी, क्योंकि राज्य में सत्ता किसी और पार्टी की है, केंद्र में सत्ता किसी और पार्टी की है, और वहाँ पर एलजी की भूमिका है। तो ये तालमेल स्मूथ होगा, ये वर्किंग स्मूथ होगी, इस पर एलजी की भूमिका भी है, केंद्र सरकार की भूमिका भी है और राज्य सरकार की भूमिका भी है। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, वो तो खुद कहते हैं कि मैं अनारकी हूँ जो है, तो वो संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। तो इसके अलावा कहीं भी इस तरह का नहीं है। गोवा में कांग्रेस की सरकार रही है, गोवा में भी इस तरह का ही है, पंडुचेरी में भी इस तरह के हालात रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि राज्य और केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। हम क्यों रोकेंगे? राज्यपाल क्यों रोकेगा? सबकी अपनी शक्तियां होती है। तो वो केजरीवाल जी एक बहाना बनाते, झूठा नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं, जो कोई काम नहीं हो पाता है उनसे। भाई ये तो केंद्र ने कर दिया, ये तो उपराज्यपाल ने कर दिया। अरे भैया, शीला दीक्षित भी इतने टाइम रही थी, तो तब तो कभी ऐसे किस तरह के कोई भी कुछ बात नहीं आई। तो हम तो वहां जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी तरफ से कोई किसी तरह का कुछ नहीं होगा। और आपने सुना होगा कल का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बोला है और बधाई दी है जी। आते हैं विजय जी आपके पास, मैं तरुण जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। तरुण जी, आप सरकार के गठन से पहले ही चुनाव के दौरान कई ऐसे विषय थे जिनमें गठबंधन में भी एक मत्ता नहीं नजर आई, एक का स्पष्ट मानना था, एक ने कुछ अपने मत को स्पष्ट नहीं किया, और जो केंद्र में सरकार है, पार्टी है, उसका भी मत एकदम विषयांतर उसके ऊपर होगा। मैं बात कर रहा हूँ धारा 370 की। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वापसी करेंगे, क्या ये एक विवाद का विषय बनेगा? मैं बात कर रहा हूँ पूर्ण राज्य की। हालांकि बीजेपी भी कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, क्या इसको लेकर भी आप कोई खींचतान देखते हैं? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आपने दो प्रश्न उठाया, ये मैं इसी के ऊपर आना चाहता था। इन दो प्रश्नों को लेकर जो प्री पोल अलायंस हुआ, जो सारी हमारे में ये खर्चाते एप्रीहेंशन थी, प्री पोल अलायंस कांग्रेस के लिए बड़ा घातक हो सकता है। उसकी एक दो वजूहत है। प्री पोल अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बार बार कहा कि हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, स्टोर पैटर्न्स को रिलीज करेंगे। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कोई बात आर्टिकल 370 की थी नहीं, जब तक जहां तक मेरे को नॉलेज है। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के प्रोसेस को क्वेश्चन किया था, नॉट द प्रोसेस इटसेल्फ। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तो मोहर लग गई थी, पर उसके मैनिफेस्टो में था नहीं। पर भाजपा बार बार उसके ऊपर, जब वो सुबह में ये अटैक कर रही थी कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहती है, ये जम्मू संभाग को पूरा आइडेंटिटी है उसकी रिस्टोर नहीं करना चाहती है। फिर राहुल गांधी ने एक बयान दिया, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था महाराजा हरि सिंह को लेकर। उन्होंने 47 में साउथ कश्मीर में एक रैली को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि 47 में हमने यहाँ से राजे महाराजा निकाल दिए। उन्होंने हरि सिंह का लफ्ज, जो लास्ट रूलर थे डोगरा, उनका लफ्ज यूज ही नहीं किया था। पर भाजपा ने यह कहा कि ये डोगरा का जो सम्मान है उसका अपमान है। तो ये सारी बातें कांग्रेस के जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया थे उसके खिलाफ चली गई, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। कांग्रेस जम्मू सूबे में एक सीट जीती है और उसमें से एक भी हिंदू चेहरा उसके पास नहीं है। अगर हालांकि जो उमर अब्दुल्ला ने बार बार ये अपने बयान जो थे, जब उनके
रैलीज को एड्रेस करते थे कि हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे। कल आपके इंग्लिश चैनल में उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अब तो आर्टिकल 370 क्योंकि वो केंद्र के पास है, ये सरकार जिस सरकार ने हमसे लिया है वो तो वापस देगी नहीं, तो हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के ऊपर बात जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा, तो एक कंसिलिएटरी नोट भी उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनाया है। पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि खींचातान अभी तक जो पिछले 4-5 साल से जो हमने देखा है, जो एलजी साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी ऑल्सो, इनके बीच में बड़ा एक खींचातान वाला माहौल है। कुछ कॉर्डियल रिलेशन इन दोनों जमातों के बीच और एलजी साहब के बीच में बिल्कुल नहीं है। आप उसको टोन डाउन कैसे करेंगे, कॉर्डियल रिलेशंस कैसे बनाएंगे, ये आज ये जो नई सरकार बन रही है उसके लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही सवाल रहेगा कि 2014 में 12, अभी आप 6 सीटों पर, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव का परिणाम आया है, क्योंकि एक प्री पोल अलायंस था, एक दूसरे के पूरक की भूमिका में था, और उस अलायंस को जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला है, तो ये पूरे कश्मीर के लिए और लोकतंत्र के लिए, और खास करके लिए जम्मू के लिए, जहां हम लोगों ने शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना सबको उम्मीद थी, उसकी वजह हमें तो ये दिखती है कि जम्मू और कश्मीर को पूरे देश में एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा इस्तेमाल करती है, जिसमें भाजपा से ज्यादा बड़ा योगदान शायद कहीं ना कहीं आरएसएस का है। वो जो डर और डराने की जो राजनीति जम्मू कश्मीर को आगे करके भाजपा पूरे देश में करती है, ये उसी प्रयोगशाला की वजह से पोलराइजेशन क्रिएट हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने एक क्लियर मैंडेट देकर इस बात को पूरे देश के सामने स्पष्ट रख दिया है कि भाजपा और आरएसएस की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, जो उनका तरीका है आप पोलराइज करने का, आप इसमें मत फंसिए और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़िए। और यही वजह है कि एकदम एक क्लीन मैंडेट मिला है। और हम आपको बताना भी चाहेंगे, देखिए, क्योंकि अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो जम्मू से आते हैं, वो कह रहे थे कि शायद हरी सिंह जी की बात को लेकर डोगरा वहां नाराज थे। आप देखिए, बीच चुनाव में एक जो हमारा मेन फ्रंटल है, उसके अध्यक्ष को, जो डोगरा राजपूत कम्युनिटी का है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो संगठन इन सारी चीजों को सोच रहा है लगातार, और जम्मू को किस तरीके से हम लोग दोबारा से विश्वास दिला पाएंगे कि आपकी हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही लड़ पाएगी पूरे देश के अंदर, हम लोग उसके ऊपर अपनी कार्यशैली को और इम्प्रूव करने की आते हैं नीरज जी आपके पास। हमारी संवाददाता नीता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नीता, सीएम को लेकर औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, सीएम पद को लेकर, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है नीता कि ये जो सीएम पद से जुड़ी औपचारिकताएं हैं, ये तो अपने समय पर पूरी हो जाएंगी, अलायंस की भी बैठक हो जाएगी, लेकिन क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई ब्रैकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या इसकी डिमांड हो सकती है? क्या हवा में ऐसी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है, खास करके जम्मू क्षेत्र में जितने इलाकों में उसने कंटेस्ट किया, और उससे सिर्फ एक सीट पे जो है वो बड़ा जो जीत है वो हासिल हुई, बाकी जो 5 सीट्स हैं वो उसने कश्मीर वैली से हासिल की हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि डिप्टी सीएम को लेकर कोई भी चर्चा इस अलायंस के बीच में होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि किस तरह से स्टेटहुड, क्योंकि स्टेटहुड इज़ अ बिग इशू इन जम्मू एंड कश्मीर। धारा 370 से कोई जो है उसको इतना डिस्कस नहीं करता है, लेकिन स्टेटहुड को ज़रूर डिस्कस करता है कि किस तरह से पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि कोई भी स्टेट जो है वो डाउनग्रेड हुई है टू अ यूनियन टेरिटरी, और अब यूनियन टेरिटरी के लिहाज से अब ये जो इलेक्शंस हैं वो हुए हैं, तो ये वाली बात ज़रूर डिस्कस होती है। दूसरा अहम मुद्दा जो डिस्कस होता है कि वो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज कौन होंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सजेशन के ऊपर ही वो जो हैं एलजी साहब जो हैं वो नियुक्त करेंगे। हमेशा हवाला दिया जाता था पुडुचेरी का, लेकिन पुडुचेरी का हमें यहाँ पे ये भी याद दिलाने की ज़रूरत है दर्शकों को कि वो पहले से ही यूटी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी जिसे डाउनग्रेड किया गया था। तो यहाँ के जो एक डायनेमिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये बताया जा रहा है कि जो लोग जो हैं 5 नॉमिनेट होंगे, ज़रूर कंसल्टेशन से जो है वो नॉमिनेट किए जाने चाहिए, नहीं तो ये वाला मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ऐसा लगता है ये वाली चर्चा जो है वो यहाँ पर हो रही है। पीडीपी का आपने जिक्र किया था कि पीडीपी क्यों जो है वो 3 सीटों पर सिमट कर रह गई।
उसकी मुख्य तौर पर यहाँ पर 3-4 वजह हैं अनंत। पहली वजह ये है कि जब उन्होंने विलय किया था भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ पर आप किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए तो उसका ये कहना है कि पीडीपी के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, चाहे उसने कश्मीर घाटी में कोई सीट हासिल नहीं की होगी, लेकिन उनका जो वोट शेयर है वो लगातार बढ़ता रहा है और वो यहाँ की सत्ता में काबिज हुई। ये उनका एक मेन जो है वो ड्रॉबैक रहा है कि उन्होंने उनके साथ उन्हें हाथ मिलाया। दूसरा ड्रॉबैक उनके साथ ये रहा है कि जब इन दोनों के बीच में गठबंधन टूटा था तो ज़्यादातर जो पीडीपी के विधायक थे वो दूसरी पार्टी से जुड़ गए थे, चाहे उन्होंने अपनी पार्टीज बना ली थी या दूसरी पार्टीज के साथ जुड़ गए थे। तीसरी बड़ी बात जो है, जब जमात ने इस बार कंटेस्ट करने की जो है उन्होंने भी अपनी हैट जो है वो कंटेस्ट में थ्रो की, तो जो पीडीपी का जो कार्डर था, जो वोट बैंक था, जो वोट बेस था, वो जमात के साथ शिफ्ट हो गया। हालांकि जमात ने इस बार कोई भी मोस्ट ऑफ उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानत भी जो है वो जब्त हो गई है। लोगों ने सेपरेटिज्म को बिल्कुल भी जो है वो फॉर नहीं किया। और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी जो मैंने कल यहाँ पर शिकारा वालों से सुनी। जी, अपनी बात पूरी करें आप। कि जब बुरहान वानी की डेथ हुई थी, तो जब राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो राजनाथ सिंह चुप थे, लेकिन बुरहान जो महबूबा मुफ्ती थी जो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कश्मीरी आवाम को दिए जाते थे, वो महबूबा मुफ्ती वो जुबान बोलने लग गई थी। तो ये वाली बात भी अभी भी लोगों को याद है कि किस तरह से जो एक नैरेटिव है वो बीजेपी का नैरेटिव पीडीपी लेने लग गई थी। आते हैं नीता आपके पास, और ये अच्छी बात आपने बताई कि जो अलगाववाद से जो एक विमुखता यहाँ पर देखने को मिली, एक बहुत पॉजिटिव साइन है चुनाव के दौरान। हम सीधे रुख करेंगे यहाँ पर नीरज जी का, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, 2-3 पॉइंट जो मैंने अपने वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी मैंने पूछा था कि 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर एक विवाद की स्थिति बन सकती है। वो पॉइंट है धारा 370 और स्टेटहुड की डिमांड। यहाँ पर खींचतान देखने को मिल सकती है। अब आप दोनों पार्टियां सत्ता में आएंगी, सरकार चलाएंगी, तो ये क्या एजेंडे में सबसे ऊपर होगा? आपका इस पे स्टैंड क्या रहेगा? देखिए भट्ट साहब, हम लोगों ने चुनाव के दौरान इस बात को स्पष्ट किया था कि धारा 370 के ऊपर अब दोबारा बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जब नवंबर के महीने में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी थी कि आइडिया ऑफ 370 विल नॉट बी रिविजिटेड, तो ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा। लेकिन हमारी बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि जम्मू कश्मीर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो तो हम दिला कर रहेंगे। उसकी वजह यह है कि भाजपा बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर बहुत खास है, बहुत खास है। हम कहते हैं अरे आप खास तो छोड़िए, उसको एक आम प्रदेश की तरह तो रहने दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने इस बार जो वोट किया है वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए किया है, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों साथियों का बनेगा और इस सरकार का रहेगा, आपने सबसे पहली अपनी बात रख दी यहाँ पर कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबसे ऊपर रख रहे हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके बड़े पार्टनर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है 370 की वापसी। वो खुला ऐलान इस पे रैलियों के मंच पे उन्होंने किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जब सरकार की टेबल पे ये बात आएगी तब आप क्या स्टैंड लेंगे, क्या उस समय रुख रहेगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट साहब देखिए, अभी तो सरकार का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और वो जो एजेंडा होगा उसमें सबसे पहली बात यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसा दिलाया जाए। और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी सबने कहा है कि भाजपा भी इस पक्ष में है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए। जहां तक रही 370 की बात, जो कि एनसी के अपने मैनिफेस्टो में थी, तो ये हमने चुनाव के दौरान ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत के अंदर अगर 370 पर किसी को बात करनी तो वो तो संसद में करनी होगी, और संसद में नंबर्स एनसी के पास तो नहीं है। यहाँ पर तो बात स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है हम उसका सम्मान करते हैं, और देश में जो संवैधानिक पोजीशन अब बनी हुई है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। ठीक है, हमारे साथ विजय शर्मा भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का आखिर क्या टेक रहेगा पूर्ण राज्य के दर्जे पर? बीजेपी का स्पष्ट मानना है, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोला है और भरी सभाओं में बोला था कि हम पूर्ण राज्य देंगे। वो तो एक विशेष स्थिति थी 370 हटाने के दौरान ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि ये मुख्य धारा से इन्होंने काट रखा था देश की से, और आजादी के बाद में ही। तो नीरज जी बताएं, इनके पीछे दमरम जी इतने
सीनियर लीडर रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं, वो उन्होंने कहा था कि 370 गलत हटाई। इनके 3 बार के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि 370 गलत हटाई। और इनका ऑफिशियली कब आया, कोई मुझे तो स्टेटमेंट नहीं दिखाई देती चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि हम 370 दोबारा वापसी के विरोधी हैं। कहीं इन्होंने नहीं कहा, ये चुप लगा जाते थे, उसको कुछ बोलते ही नहीं थे। तो अब ये नीरज जी का पर्सनल बयान है या कांग्रेस पार्टी का, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने स्पष्ट तौर के ऊपर कह रखा है कि हम 370 वापसी नहीं आने देंगे। राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में है। चाहे आपने देखा होगा किस तरह से हमने उसके लिए बलिदान भी दिया है कि एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। तो उसी के अनुरूप हमने काम किया। 370-35 से हटा के हमने वहां के चाहे गुर्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, उनको आरक्षण दिया। वहां के अपने वाल्मीकि भाई हैं, उनको आरक्षण दिया। जो वहां पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे उनको वोट का अधिकार दिया है। तो 370 के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता कि उसको दोबारा वापसी लाने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि नीरज जी जो है अभी भी चुनावी मोड़ से बाहर नहीं आए हैं। इनको जमीनी हकीकत नहीं पता कि इनको, आप मुझे बताइए, जो इंडिपेंडेंट जीते उनसे भी कम वोट प्रतिशत इनको मिला है। तो इनको जम्मू कश्मीर में तो हमारी सीटें बढ़ी है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से। तो जम्मू कश्मीर की जो जनता ने वहां वर्डिक्ट दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। कश्मीर जीता है, लोकतंत्र जीता है। वहां जो पाकिस्तान परस्त लोग थे वो हारे हैं। तो हम तो कहते हैं किसी मर्जी पार्टी की सरकार आए वहां पे, हम जम्मू कश्मीर के साथ है और जम्मू कश्मीर देश के साथ है। अब यहाँ बाबा साहब का जो संविधान है वो आज जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, जो पहले नहीं था। 6 साल में वहाँ इलेक्शन होते थे, आपने भी देखा था। अब 5 साल में होंगे। तो इसका जो स्टेटहुड का है ये तो बेमानी है, चर्चा करना ही बेमानी है। जब भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम उसका पूरा राज्य बनाएंगे दोबारा से, तो उसमें दोबारा किंतु परंतु इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के नतीजे आ चुके हैं और घाटी की तस्वीर यहां पर 2014 के मुकाबले कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। चाहे पीडीपी की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी का वोट परसेंटेज इस बार बढ़ता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल। और कश्मीर में अगर मैं कहूं तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, कुछ यही वाली फीलिंग मतदाताओं ने वहां पर दी है और बम्पर मतदान किया है। जनादेश सामने आ गया, स्पष्ट जनादेश दिया है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई पैंतरेबाजी किसी किस्म की सियासी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिला है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर की इस नई सूबे के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए। जब हम ब्रेक पे गए थे तो पूर्ण राज्य के मसले पर बात हो रही थी, विजय जी ने अपनी बात कही थी। मैं सीधे नीरज जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। उस समय नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो नीरज जी, पूर्ण राज्य को लेकर बीजेपी ने अपना स्पष्ट मत रखा, 370 को लेकर उन्होंने कुछ सवाल आपसे पूछे, आप उस समय कुछ कहना चाह रहे थे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं तो एक लाइटर नोट पर बात कह रहा था कि विजय जी की ट्रेनिंग एज अ प्रवक्ता ठीक हुई है, क्योंकि भाजपा में प्रवक्ता होने के लिए झूठ बोलना बड़ा जरूरी है और वो एकदम स्पष्ट तरीके से झूठ बोल रहे थे। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब भी 370 की बात होती थी, हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो हमेशा उस प्रक्रिया के ऊपर था कि किस तरीके से आप लोगों ने बिना जम्मू कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनसे बातचीत किए, एक चोर दरवाजे से 370 को हटा दिया। लेकिन जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात स्पष्ट कर दी तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि अब उस आइडिया के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। और ये तो चुनाव के दौरान, विजय जी मुझे लगता है पता नहीं टीवी देखते हैं कि नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कांग्रेस के हर बड़े नेता ने, हर छोटे कार्यकर्ता ने इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा कि अब जो बात है वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की है। उसको एक आम राज्य तो बनाने की कोशिश कम से कम हम लोग कर ही सकते हैं, और उसी बात के ऊपर ये वोट हुआ। और ये जो स्पष्ट मैंडेट है वो इसी के लिए था कि पिछले, चलिए मैं आता हूं आपके पास। मैं जुनैद जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। जुनैद साहब, पूर्ण राज्य की लगातार यहाँ पर बात हो रही है, एक बड़ी डिमांड, कश्मीर के लोग भी आते हैं। विजय जी आपके पास आएंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहले जुनैद से मैं सवाल कर लूं। एक बड़ी डिमांड इसको कहा जा रहा है। अगर हम बात करें इस पॉइंट को लेकर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों को आप कहां इनका स्टैंड पाएंगे? क्या, किस रूप में आप इनको देखते हैं? क्या ये विवाद का विषय बनेगा या इसको एमिकेबली वक्त के साथ सुलझा लिया जाएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में 1953 से लेकर साल 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी,
उन सरकारों में जो भी केंद्र में सत्ता में पार्टी थी, वो सरकारें उसी पार्टी के साथ बनी, कभी उसके उलट नहीं हुआ। अब इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है और उसी पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन देखना अब ये होगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट, यानी पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है कि केंद्र में जो सरकार सत्ता में है वो जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं है। अब ये देखना होगा कि जो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है उस पर उमर अब्दुल्ला कितने गंभीर है। वो कल उन्होंने एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए ही कहा था। उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया, आपके संवाददाता ने पूछा कि क्या आपको प्रधानमंत्री का टेलीफोन कॉल आया, उन्हें मुबारकबाद दी, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, जो बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच है, कि उनका कॉल तो नहीं आया लेकिन मैं फोन कर लूंगा। इसका मतलब ये है वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा केंद्र को मनाने की, समझाने की कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आते हैं आपके पास जुनैद। मेरे पास समय कम है और सभी से मुझको प्रतिक्रिया यहाँ पर लेनी। मैं अमिताभ जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, जैसा कि एग्जाम्पल दिया जुनैद ने, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा कि वो किस सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर एजेंडा में कश्मीर का विकास, आवाम के सुख दुख, आवाम की जरूरतें, ये प्रमुख एजेंडा में सरकार के रहेंगी या ऐसे मुद्दे जो भावनात्मक रूप से टच करते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, तो सीनियर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला फैमिली का बीजेपी के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, प्रैग्मेटिक बात कल उमर अब्दुल्ला ने करी है और मिलजुल कर केंद्र सरकार के साथ जो है वो जेएनके की जो एक नया चैप्टर है डेवलपमेंट का, वो दोनों पार्टीज जो है वो मिलकर रखने की कोशिश करेंगे आगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे विजय जी? चलते चलते आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद सबको मैं धन्यवाद दूंगा। नीरज जी ने जो जिस तरह की भाषा यूज की है वो तो मैं नहीं करूंगा पर्सनल, मैं किसी तरह के किसी पे आरोप नहीं लगाता, पर जनता ने इनको जवाब दे दिया है। दोनों स्टेटों में ये 12% से कम मत लेकर भी खुश हो रहे हैं। जिस तरह से 99 सीट लेकर लोकसभा में खुश हुए थे ना, तो इनकी खुशी इनको मुबारक हो। हमारे को आपने चलिए, शुक्रिया विजय जी। समय की कमी है, माफी के साथ समय की कमी है, आपको रुकना चाहूंगा। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की नई सुबह तो हो चुकी है और ये कितने गुल जम्मू कश्मीर खिलाएगी, कितनी खुशियों से जम्मू कश्मीर के दामन को भरेगी, ये आने वाले दिनों में और साफ होता जाएगा जब सरकार अपना कामकाज संभाल लेगी। अब सभी लोग बस शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो क्लियर ही है, फिर भी जनता इंतजार कर रही है एक बार नाम की आधिकारिक घोषणा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।